काम करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप, यहाँ से आप शुरुआत करते हैं अगले टाइप की लिमिट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को एक फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लिमिट फाई एक्स टू साइन एक्स एफ टी डी टी, ये लिखा हुआ है। और देखो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक का क्वेश्चन पूरी कैलकुलस में हर एक चैप्टर में क्वेश्चन होता है, और इससे एक क्वेश्चन आता है, लेकिन किस चैप्टर का होगा मुझे नहीं पता, लेकिन होगा जरूर, ये पक्का है। अब ये लिमिट क्या है, एक्स का टर्म है, यहाँ भी किसका टर्म है, एक्स। तो लिमिट किस में, ये क्या थी, लोअर लिमिट, ये क्या अपर। तो यहाँ पे जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान देंगे डिफरेंशिएशन, तो लिमिट किस में है बेटा, एक्स में, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है। तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट ये होता है, ये अपर लिमिट को टी की जगह रख दिया जाएगा, अपर लिमिट को, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस फिर लोअर लिमिट को टी की जगह और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब एक बात ये है कि ये इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो इस वजह से पड़ी क्योंकि अगर मान लो मैं नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूं तो हमारा काम क्या है, जैसा ध्यान देंगे कि हमने एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब लिख दिया और ये लिख दिया ई की पावर टी डी टी डी अपॉन डी एक्स। अब अगर मुझे ये फार्मूला नहीं पता है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, पहले मैं ई की पावर टी का इंटीग्रेशन करूंगा कि नहीं करूंगा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, ये लोअर लिमिट और ये क्या अपर। अब फिर मैंने इसको टी की जगह रखा तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब फिर डी अपॉन डी एक्स को अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, माइनस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर। फिर इसका जब डिफरेंशिएशन करूँगा तो ई की पावर क्या हो गया, एक्स क्यूब, और डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। ठीक, और अब इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर माइनस ई की पावर दिस, और ये क्या 2x। अच्छा, अब ये तो तरीका जो है, सामान्य तरीका जो होता है यही तो करते हैं हम लोग, लेकिन जो अभी मैंने बताया उसके हिसाब से इसको देखो सीधे सॉल्व कर सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ई की पावर टी डी टी। तो हमने क्या होता है, अपर लिमिट को t की जगह, तो अपर लिमिट यानी t की जगह एक्स क्यूब, फिर अपर लिमिट का क्या डिफरेंशिएशन। ठीक, तो d अपॉन डी एक्स ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस फिर नीचे वाली लिमिट को t की जगह रखा जाएगा, और नीचे वाली लिमिट को टी की जगह रखा और नीचे वाली लिमिट का क्या डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से क्या आ गया, ई की पावर एक्स क्यूब और ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। देख लो यही तो निकाला है। अच्छा, अब इसका पढ़ने का फ़ायदा क्यों है और क्यों पढ़ाया गया, वो इसलिए क्योंकि एक्चुअल में हम लोगों ने जब इंटीग्रेशन पढ़ा था तो याद करो कि ये भी तो बताया गया था कि हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, और जब हर एक का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो हमको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं कि जिसका तुम सोचोगे इंटीग्रेशन में कर दूं तो होगा नहीं। यहाँ तो हमने ऐसा क्वेश्चन लिखा जिससे इसका क्या हो जाए इंटीग्रेशन, और समझ जाओ कि हाँ ये दोनों चीज़ें क्या हैं, एक हैं। तो जब हमको क्वेश्चन मिलता है तो उसमें नॉर्मली क्वेश्चन ही ऐसे दिए जाते हैं कि जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल, तो फिर उनको कैसे सॉल्व करें ये जानने के लिए ही हम लोगों ने इसका काम किया। ये न्यूटन लेबनीज़ फार्मूले से लिमिट को सॉल्व करने वाली बात होती है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन जिस तरीके से दिया गया है तो उसको सबसे पहले सही करके लिखना है। सही करने का मतलब क्या है, जरा सब लोग ध्यान करेंगे, इंटीग्रेशन किस में हो रहा है, dt, यानी t के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि नहीं। तो t वाला टर्म छोड़कर बाकी सब कैसा माना जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग जो है ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 इसको हम बाहर कर लेंगे। अच्छा, अब जब इसको बाहर कर लिया तो अगले स्टेप में मैंने ये लिख दिया, इसको ये 2 से सेक स्क्वायर एक्स
एफ टी डी टी अपॉन दिस। अब मुझे चेक करना पड़ेगा ये फॉर्म कौन सा है, तो मैंने यहाँ लिमिट रखी π/4 और sec π/4 की वैल्यू क्या है आर्यन, कितना √2, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना है 2 आ जाएगा। तो नीचे की लिमिट ऊपर की लिमिट क्या है सेम, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। और अब यहाँ भी रखोगे तो ये भी π²/16 मतलब क्या 0, तो ये 0/, और जब 0/0 बन गया तो लिमिट x टेंस टू π/4, और 0/0 है तो हम इस पर एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल के लिए हम लोग को पता है कि मुझे इसका क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जब मुझे करना है तो किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे डिफरेंशिएशन लिमिट किस में चल रही है x, लिमिट जिसमें चल रही होगी उसी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो ये 2 से sec² x एफ टी डी टी अपॉन d/dx x² माइनस π²/16। और अब फिर ये ऊपर तो फार्मूला बन गया, और फार्मूले में हम लोगों ने क्या सीखा है, लिमिट x टेंस टू π/4, अपर लिमिट को t की जगह, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो d/dx पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा लिख दे रहा हूं, माइनस फिर लोअर लिमिट, ये आगे से नहीं लिखा करेंगे। लोअर लिमिट कैसी है, निम्न सीमा कैसी है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसका रिजल्ट तो क्या बन जाएगा 0। तो पहला क्वेश्चन इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आगे से फिर ये लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो टर्म तो हट ही जाएगा अपॉन, और इसका तो सीधे क्या बच जाएगा x² और आगे लेके क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू π/4 f sec² x और इसका डिफरेंशिएशन 2 sec x, और फिर sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec x इंटू tan x, और आगे तो 0 हो चुका है अपॉन 2x। और अब इसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे, लिमिट, तो लिमिट पुट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो f sec² π/4 इंटू ये 2 से 2 कट जाएगा sec π/4, अच्छा होगा क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर तो स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, और इंटू tan π/4 अपॉन में x के कितना π/4, ये कितना आ जाएगा f ऑफ ये √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, यहाँ भी कितना √2 का स्क्वायर 2, tan π/4 कितना 1, तो ये कितना आ गया 8/π f ऑफ 2, ये इसका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन बनाने की मर्जी है, ये जैसे f ऑफ 2 दिया है तो इसकी वैल्यू दे भी सकता है क्वेश्चन बनाने वाला और नहीं भी दे सकता है, अगर दे दिया तो यहाँ रखना है और नहीं दिया गया तो ऐसे ही फिर फॉर्म में इसका आंसर आएगा। तो इसको नोट करते हैं, फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो सबसे पहले लिमिट चेक करते हैं, x क्या है 0, तो नीचे क्या बन जाएगा 0, और ऊपर यहाँ 0 रखा, तो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट निम्न सीमा उच्च सीमा सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या थी 0। अच्छा फिर हमने एक बात और भी बोली, सबको क्या चीज़ बोली है कि लिमिट हम चाहें कोई भी टाइप पढ़ डालें, लेकिन अगर जहाँ मुझे रूट वाले टर्म मिलते हैं तो सबसे पहले मुझे उसे क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज। तो मैं इसको हमेशा क्या करूँगा, पहले रैशनलाइज। तो लिमिट x टेंस टू 0 इंटीग्रेशन स्क्वायर dt अपॉन x पे पावर 4, तो इसको हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। और इसको हमने रैशनलाइज कर दिया। अच्छा रैशनलाइज करने के साथ साथ हमने एक बात और भी बोली है, जब रैशनलाइज होगा प्रमेयीकरण होगा तो एक हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो ये a² माइनस b² बन गया, और साथ में जो दूसरा वाला होगा वो हमेशा क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू, एक निश्चित मान देगा। तो वहां पे लिमिट पुट करके उसको लिमिट से क्या कर लिया जाता है, बाहर। हमेशा ये होगा, रैशनलाइज कर रहे हो तो दूसरा वाला हमेशा नंबर कैसा देगा, फाइनाइट। तो यहाँ पे जब लिमिट पुट करता हो तो ये 0 हो गया, तो 0 + 1 कितना हो गया 1, और 1 + 1 मिलकर क्या रहेगा 2, तो ये जो 2 आएगा वो इसकी वजह से 2 आएगा, इसको मैं कर लेता हूँ क्या, बाहर। और अब मेरे पास जो क्वेश्चन में होगा वो ये होगा लिमिट x टेंस टू 0, और वो 2 तो मैंने बाहर कर लिया है, इंटीग्रेशन में 0 से x² sin इनवर्स t होल ऑफ स्क्वायर dt
अपॉन x पे पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 लिमिट x टेंस टू 0, और अब ये जो वैल्यू आ गई ये x पे पावर क्या आ गई 6, और अब जब रूट एलिटम हट गया तो फॉर्मेट तो 0/0 ही बना था, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला जब भी फॉर्मेट होगा तो जब तक आगे डिफरेंशिएशन लगेगा नहीं तब तक वो हमारा शॉर्टकट फार्मूला नहीं लग सकता। अब कोई सोचे कि नहीं मुझे वो नहीं करना है, मुझे तो केवल इंटीग्रेशन करके करना है, कर लो तुम इसका इंटीग्रेशन, बहुत बड़ा क्वेश्चन तुम्हारा बनना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर वो क्वेश्चन ही ऐसे रखते हैं कि जिसमें इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो। तो अब लिमिट फिर से एक बार ध्यान करेंगे, लिमिट किस में चल रही है x में, इसलिए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा x, और अपॉन, और अब यहां से क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और लोअर लिमिट क्या है कांस्टेंट, तो इसलिए सीधे हमने क्या लिख दिया है, ठीक। और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 6x पे पावर 5, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से 3 मैं बाहर कर लूंगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर 2x, और अपॉन x पे पावर 5, ये कैंसिल हो गया, 4 हो गया, और ये जो 2 है ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से अब लिमिट x टेंस टू 0, ये जो लिखा हुआ है इसको अगर सब लोग लिखना चाहें तो ये आ जाएगा कि नहीं बन जाएगा ऐसे, और जैसे ये बना तो तुम्हारे पास क्या बन गई प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज की, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, ये वैल्यू क्या 1, तो जो अंदर लिखा है वही बाहर लिखा है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ से 2/2 और ये दिस 2/3। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, तो इसको नोट करेंगे, फिर अगला हम क्वेश्चन और लिखते हैं। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले फॉर्मेट चेक करते हैं, नीचे 0 यहाँ भी 0, तो 0/0 का तो फॉर्म है ही है। अब लिमिट किस में चली x में, इसलिए डिफरेंशिएशन किस में चलेगा x में, और उसके बाद अब अपर लिमिट को t की जगह, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, नीचे 0 लिखा है तो इसलिए 0 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 3x²। और अब यहाँ से एक बात सब लोगों ने भूल गए, क्या हमने बताया मैथ में जब भी काम कर रहे हो तो रूट के अंदर स्क्वायर आया है तो मॉड लगाना पड़ेगा, अगर हम मॉड नहीं लगाएंगे तो समझ लेना कि हमने गलती किया है, बहुत किस्मत अच्छी हुई तो आंसर सही निकलेगा, ये कट जाएगा, और अब बचेगा कितना, लिमिट x टेंस टू 0 2/3 साइन मॉड x अपॉन x। अब चूंकि इस पे लग गया क्या मॉड, तो हमने क्या बोला मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर सिग्नम फ्रैक्शन, ठीक है। इनकी लिमिट को हमेशा कैसे सॉल्व करना पड़ता है, राइट हैंड लिमिट, और तो इसलिए उससे इसे सॉल्व होगा। अब ये तो राइट हैंड लिमिट किस पे चेक करें 0 पे, तो f ऑफ 0 प्लस h टेंस टू 0, और ये क्या हो गया f ऑफ h, यहां पर साइन दिस, और h कैसा है स्मॉल है और पॉजिटिव, और जब h स्मॉल और पॉजिटिव है तो इसलिए मॉड h किस में बदल जाएगा h में, क्योंकि h स्मॉल और पॉजिटिव है तो मॉड x किस में बदलेगा x में। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, और ये 2/3 तो कांस्टेंट है बाहर कर लिया, साइन h अपॉन h, ये वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, तो फाइनल इसका रिजल्ट कितना 2/3। और अब जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h, और जहाँ जहाँ अब
x था, जहाँ जहाँ x था उसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस एच। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 2/3 साइन मॉड माइनस एच अपॉन माइनस एच। मॉड माइनस एच बेटा क्या हो जाएगा h, और ये माइनस और 2/3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो ये कितना रहेगा -2/3 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, और अब इसकी लिमिट रख देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है किसके, तो लिमिट कैसी हो गई डज नॉट एग्जिस्ट। ये सब लोग बिल्कुल बार बार मैं बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ, रूट के अंदर स्क्वायर आया है तो हमें क्या लगाना है मॉड। अब मॉड नहीं लगाया तो समझ लेना कि हम शहीद होने की कगार पे निकल चुके हैं। बहुत किस्मत अच्छी हुई तो शहीद नहीं होंगे, वरना शहीद। ठीक है, चलो नोट कर लेते हैं फिर एक और क्वेश्चन इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले तो वही कि अगर एक्सप्रेशन सही नहीं लिखा तो उसको सही करके लिखा जाएगा। तो लिमिट ये आ गई t log 1 प्लस टी अपॉन t टू द पावर 4 प्लस 4 dt अपॉन एक्स क्यूब। फॉर्मेट चेक कर लेते हैं, x क्या 0 तो 0, ये भी क्या 0, तो ये 0 बाई, और उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0। अब लिमिट किस में चल रही है x में, इसलिए डिफरेंशिएशन भी किस रिस्पेक्ट में है x। तो t log 1 प्लस टी अपॉन t टू द पावर 4 प्लस 4 dt अपॉन d अपॉन dx x क्यूब। अब t अपर लिमिट को t के प्लेस पे रख दिया जाएगा, तो ये x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन x पे पावर 4 प्लस 1 d अपॉन डी एक्स माइनस दिस, ये आ गया। x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ये एक बेटा x से ये कैंसिल हो जाएगा, और अब बचेगा कितना लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन 3x x टू दी पावर 4 प्लस 1। और फिर हमने कहा था लिमिट को हमेशा कहाँ पे तोड़ते हैं, मैंने दो भाषाएं इस्तेमाल करी थी, एक जिसमें प्रॉपर्टीज़ बन रही है और दूसरी जिसमें फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, वहाँ से तोड़ दिया जाता है। या फिर अगर इस बात को भूल जाते हैं तो हमने कहा था जिससे 0 या इन्फिनिटी मिलता है उसको एक साथ, और बाकी के सारे नंबर एक साथ। देखो पहली भाषा लिमिट x टेंस टू 0 है, कॉन्स्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या है प्रॉपर्टीज, तो यहाँ से टूटेगा और इसमें रखोगे तो वैल्यू कैसे आएगी फाइनाइट, ऐसे ध्यान कर सकते हैं। या फिर दूसरी हमने भाषा बोली जिससे 0 इन्फिनिटी मिल रहा होगा उसको एक साथ, तो जरा लिमिट रख के देखो, ये 0 यहाँ रखा तो log 1 भी क्या 0, तो ये 0 क्या एक साथ, और यहाँ रखेंगे तो 0 प्लस 4 में लग क्या फाइनाइट नंबर, तो फाइनाइट नंबर एक साथ और 0 या इन्फिनिटी वाले एक साथ। तो इन दोनों भाषाओं का मतलब एक ही होगा। तो यहाँ पे जिससे फाइनाइट मिलता है उसको तोड़ के अलग से लिखने की जरूरत नहीं, बस लिमिट रख के सीधे उसको क्या कर दो बाहर। तो यहाँ जैसे रखोगे तो कितना मिलेगा 4, और ये तो 3 है, ये आ गया। और अब बचेगा कितना लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो ये 1 अपॉन 12 इंटू 1, तो फाइनल इसका आंसर आ गया कितना 1/12। तो इस तरीके से लेबनीज़ न्यूटन फार्मूले के क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट होते हैं। अब इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप शुरू करने से पहले एक बात ध्यान कर लेते हैं, ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। यहाँ पे क्या है लिमिट के नेचर के बारे में बात हो रही है, और चूंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको कंटिन्यूटी के साथ बहुत अच्छे से जोड़ा जाता है, मतलब सतत फलनों के साथ या डिफरेंशियबिलिटी के साथ। तो यहाँ तो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी इस पॉइंट को लेके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, इसमें हम लोग इसको 2 बार पढ़ेंगे। नंबर 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a टू दी पावर n, ये लिखा गया है। तो सबसे पहले जैसे ही n कहाँ लिखा है पावर में, और लिमिट कहाँ जा रही है इन्फिनिटी पे,
तो तुरंत सब लोग ये देखना शुरू करेंगे ए की चीज़ कैसी दी, ए कैसा वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे तुरंत ध्यान करेंगे, अगर पहली बात ए का वैल्यू 1 से बड़ा है, ए का वैल्यू किससे बड़ा है 1 से, तो इस पूरे रिजल्ट का जो आंसर होता है वो इन्फिनिटी होता है। इस पूरे रिजल्ट का आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी। क्यों, अरे भाई 1 से बड़ा तुम कोई भी नंबर रख दो, यहाँ पर मान लो 2 ही रख दिया, 2 पे पावर n है और लिमिट क्या चल रही, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी। अब जरा एक बात सोचो कि इसके ऊपर अगर मैं कुछ कुछ नंबर बढ़ाऊँ तो इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, तो वो जब बढ़ती जाएगी तो इन्फिनिटी जाएगी तो और बड़ी हो जाएगी, तो मतलब इसलिए क्या, इन्फिनिटी। और दूसरी बात कि अगर ये वैल्यू दिस के बीच में रही, 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में होने का मतलब क्या हुआ, डेसिमल नंबर। अब मान लो यहाँ पे हमने एक डेसिमल नंबर लिख दिया, तो डेसिमल नंबर पे जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती है। डेसिमल नंबर में पावर इन्फिनिटी की तरफ जैसे जैसे लेते जाओगे वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जब वो होती होती इन्फिनिटी पे जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और तीसरी बात कि अगर ठीक ए का वैल्यू 1 है, ठीक ए का वैल्यू क्या है 1, तो एग्जैक्ट अगर 1 है तो इस पूरे का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये पहले 1 हो चुका है, लिमिट बाद में पुट हो रही है, और ठीक 1 लिखा तो 1 के ऊपर पावर अगर फाइनाइट नंबर है, निश्चित नंबर है, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। यहाँ पे इसको कोई ये नहीं समझेगा कि ये 1 पे पावर क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि ए का वैल्यू पहले फिक्स हो चुका है, लिमिट के बारे में बात अलग हो रही है। और जब 1 पे पावर इन्फिनिटी कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, 1 पे पावर इन्फिनिटी, तो वहां पे सेम टाइम में एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही चेक हो रहा होता है। वहां पे क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स को सॉल्व करते तो 1 आता है, जबकि यहाँ पे क्या है, वैल्यू क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। इस वजह से वो कैसा नंबर बना है, फाइनाइट। तो ये बात हमने इसलिए बोली कि अननेसेसरी कोई कंफ्यूज ना हो कि 1 है और फिर इन्फिनिटी रख दिया तो 1 पे पावर इन्फिनिटी बन गया, नहीं है। वो एग्जैक्टली क्या है 1, वो पहले वैल्यू फिक्स हो चुकी है, लिमिट तो बाद में आई। अब इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मैं इसका ग्राफ खींच दूं तो ये पूरी वैल्यू को y लोगे कि नहीं लोगे, अब y ले लिया और यहाँ चूंकि वैल्यू फिक्स है तो ये 1 ही बनी रही, तो y बराबर 1 का ग्राफ कैसे होगा भाई, y बराबर 1 वाली लाइन ऐसे ही तो जाती है कि नहीं जाती है। अब तुमसे कोई पूछे कि y बराबर 1 में x का वैल्यू जब इन्फिनिटी है, x का वैल्यू क्या है तो y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू 1 ही तो बोलोगे, तो ये वही बात हो गई। क्लियर, बात ये मेरी खत्म हो चुकी है। अब मैं दोबारा से फिर से आता हूं। सेकेंड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a पे पावर 2n, यानी ये पावर कैसे चल रही, इवन, पावर कैसे हो गई, इवन, यानी सम हो गई। और जब यहाँ सम हो गया तो ये a का वैल्यू -1 से छोटा हो या a का वैल्यू 1 से बड़ा हो, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम। क्यों, अरे भाई पावर इवन है, तो जैसे ही नंबर अगर कोई माइनस वाला रखेगा तो वैल्यू उसको बना तो प्लस ही देगा ना, तो इसलिए ये इन्फिनिटी ही रहेगा। और दूसरे वाले में -1 से 1 के बीच में तो वैल्यू क्या, 0, और a का वैल्यू अगर +1 हो चाहे -1 हो, इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही। क्यों, +1 -1 का अगर कोई स्क्वायर करेगा तो 1 ही तो बना रहेगा, तो इसलिए फाइनल इसका रिजल्ट क्या है, 1। अब इसी बात पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अच्छा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात और ध्यान कर लेते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब मुझे कुछ मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, मान लो जैसे सपोज मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n 3 की पावर n होल पे पावर क्या 1/n। अब अगर यहाँ पे देखेगा कोई तो ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा, हमने कहा कि बेस में कुछ नहीं चेक करना है, बेस में बस केवल वो फाइनाइट नंबर जैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, बस। उसके बाद यहाँ पे इन्फिनिटी रख रहे हो तो ये जो है ये फॉर्मेट की तरफ जा रहे हो, तुम बात कर रहे हो। अब यहाँ एक तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, तुम यहाँ पर देखो, ये तो पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी है, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, पुट करोगे, अरे 2 पे पावर इन्फिनिटी 3 पे पावर इन्फिनिटी, तो a का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया कि नहीं, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी है कि नहीं, यहाँ रखोगे तो इन्फिनिटी पे पावर क्या 0। तो तुम्हें यहाँ पे जैसे ये नेचर दिख रहा है, कौन सा नेचर दिख रहा है, लिमिट इन्फिनिटी जा रही हो और a पे पावर n वाले एक्सप्रेशन दिख रहे हो, a पे पावर n, a के पावर n वाले ये दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो तुरंत समझ जाना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे इसी से आर्टिकल से काम करना है। अब काम करोगे क्या, करोगे कैसे सॉल्व, तो उस सॉल्विंग के लिए तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों टर्म दिए गए हैं ना, इन दोनों टर्मों से ऐसा टर्म कॉमन करना है, ऐसा टर्म कॉमन करना है जिससे
ए के प्लेस वाली वैल्यू, जिससे ए के प्लेस वाली वैल्यू क्या मिले, 0 और 1 के बीच में, किसके बीच में मिले। अब मान लो जैसे मैं तुमको पहले एक गलत करके दिखाता हूं, यहां पे मैं 2 कॉमन कर लिया, 2 पे पावर n, और जब 2 पे पावर n के तो बाहर पावर में 1/n है, तो ये बाहर हमको कैसे, ऐसे ही तो दिखेगा केवल, बोलो बोलो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं, केवल बस समझा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे पावर 2 पे पावर n थी, यहाँ 1/n तक, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अरे भाई ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, बोलो। और ये तो कट गया, 2 तुम्हारा सोचा कि तुमने बाहर आ गया, और अब यहाँ पे कितना हुआ, इसको 3/2 पावर में n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 3/2 पावर में n, तो ये वैल्यू कैसी हुई, 1 से छोटी हो गई कि नहीं हो गई, नहीं छोटी हुई, तुमको सोचना पड़ेगा, 1 से बड़ी है। और अगर a पे पावर n है और a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो उसका आंसर अभी तुमने सीखा क्या, इन्फिनिटी। तो चुपचाप यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख के बैठ जाओगे, और यहाँ पे रखा, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी +1 करोगे तो क्या रहेगा, और ये 0 ऐसे के वैसे लिए बैठे रहोगे। तो जब भी 2 टर्म ऐसे मिल रहे हैं, तो तुमको ध्यान रखना है इन दोनों से ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि जिससे a की जगह पे वैल्यू जो बने वो क्या बने, डेसिमल। और उसके लिए बड़ा आसान सा रास्ता है, उसके लिए बड़ा आसान सा रास्ता क्या है, इन दोनों नंबरों में से जो नंबर बड़ा हो उसको कॉमन कर लो। क्यों, न्यूमरेटर में छोटा नंबर और डिनोमिनेटर में क्या, बड़ा नंबर, तो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, डेसिमल आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ से मैंने इसमें 3 कॉमन कर लिया, तो अब जैसे मैं इसमें 3 कॉमन करूँगा, ये हो गया, और ये 2 पे पावर n पूरा लिख दे रहा हूँ भाई, इसके बाद नहीं लिखूंगा अगले क्वेश्चनों से। ये हो गया कि नहीं हो गया, ये कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और ये कितना आ गया। और अब जरा देखो ये अंदर की वैल्यू कैसे मिल गई, डेसिमल। अब इसको कुछ सॉल्व नहीं किया जाता है, ये तो रिजल्ट होता है कि अगर ऐसा है तो उसका रिजल्ट क्या है, 0। कोई लिमिट सॉल्व हो रही है नहीं, ये तो नेचर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0, और 0 + 1 कितना, और 1/this तो मिलके क्या हो गया 0, और 1 पे पावर 0 मतलब क्या, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या। बस शर्त ये है कि इन दोनों नंबरों में तुमको क्या होना चाहिए, जो बड़ा नंबर है उसको कॉमन लेना चाहिए। अब लेकिन खेल तो यहीं से शुरू होता है असली। 2 और 3 तो लिखा था तुमने, लब से पहचान लिया कि 3 बड़ा था, कॉमन कर लिया। अब मान लो मैं ये तुमको क्वेश्चन ऐसे लिख देता, आप बताओ कौन बड़ा है, यहीं से खेला शुरू हो जाएगा। क्या e की पावर पाई और पाई पे पावर e, कौन बड़ा, नहीं पहचान पा रहे ना। वो ऐसा नहीं किया जाता कि हम नहीं, पाई का मतलब 3.14 रख देंगे और e का मतलब 2 से बड़ा होता है, 3 से छोटा होता है 2.71। अगर कभी e की वैल्यू रखनी पड़ी तो हम लोग क्या रखेंगे 2.71, ठीक। अब बात यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, क्या ये पहचानना पड़ेगा कि ये दोनों फंक्शन में कौन सा फंक्शन बड़ा है। तो उसको कैसे पहचानेंगे, पहले ये क्वेश्चन नोट कर लेते फिर मैं बताता हूँ। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिए दोनों कि हम लोग करने क्या वाले हैं, लिमिट के क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये जानने वाले हैं कि अगर सेम एज इट इज़ जो नंबर लिखे हुए हैं, अगर उन 2 नंबरों में मुझे कंपेयर करना हो कि कौन सा बड़ा नंबर है, कैसे कंपेयर करें। ये नंबर का लिखने का तरीका क्या है, ज़रा देखो, बेस फिर पावर, और दूसरे एक प्लेस में क्या हो गया, जो पावर में था वो कहाँ गया, बेस, और जो बेस में था वो कहाँ गया, पावर में। तो इसको शुरुआत करने से पहले हम कुछ 2 बातें याद कर लेते हैं। अब वो 2 बातें कौन सी थी, नंबर 1 कि अगर कोई ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता था। तो हम लोग को ध्यान करते हैं, ये एक ग्राफ था y = fx। अब सब लोग जानते हैं ये ग्राफ कैसा बनाया हमने लोगों ने, इंक्रीज, क्योंकि इसमें हर जगह पे dy/dx कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, और अब ये x का वैल्यू a, यहाँ x का वैल्यू b है। अब इस a पे अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये f(a) है, यहाँ पे वैल्यू निकालूं तो f(b), और हम देख रहे हैं कि जो b का वैल्यू a से बड़ा है तो y में भी f(b) बड़ा होगा f(a) से। तो क्या देखा सबने
x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। अब इसको कोई x y नहीं बोलेगा, एक इनपुट तो दूसरा क्या, इसको इनपुट बोल दो तो इसको क्या बोल दो, आउटपुट। सब लोग इसको भाषा में याद रखेंगे और क्या ध्यान रखेंगे कि अगर कोई चीज इंक्रीजिंग है, क्या है, तो इनपुट और आउटपुट की इनइक्वालिटी साइन क्या होगा, सेम। इनपुट और आउटपुट का इनइक्वालिटी साइन सेम, बात खत्म हो गई। और इंक्रीजिंग अगर कोई चीज थी तो उसका dy बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर यहां पे ग्राफ डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ग्राफ सब लोग को याद है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ था और जो ग्राफ डिक्रीजिंग होते थे अगर उसमें x बढ़ रहा है तो y घट जाता था कि नहीं। तो यहां से ये जो मिलेगा ये f ऑफ a है और ये क्या है, f ऑफ, तो यहां पे देख रहे हैं b बड़ा है a से, लेकिन इस बार f ऑफ a बड़ा हो गया किससे, तो यानी इनपुट और आउटपुट का साइन क्या है, अपोजिट। यानी कि इनपुट और आउटपुट का साइन क्या हो जाएगा, विपरीत। एक का नाम इनपुट, एक का नाम आउटपुट। अब दूसरी बात, हमने ये नहीं फिक्स किया कि इसको इनपुट ही बोलो इसको आउटपुट बोलो। अरे ऐसा लिखा होगा तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखा हो तो बस इंक्रीज है तो सेम साइन और डिक्रीज है तो खत्म हो गई बात। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, लेस देन 0। अब जो ये एक्सप्रेशन लिखे हैं इनको अगर ध्यान से सोचें, जैसे मान लो ये e की पावर पाई है और दूसरा पाई पे पावर e है। अब चूंकि हमें पता करना है इंक्रीज डिक्रीज, तो इंक्रीज डिक्रीज बेटा कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा कैलकुलस वाले फंक्शन से। तो ये क्या दिए गए हैं, नंबर, तो नंबर का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो जो दो नंबर दिए जाते हैं उनसे पहले ये सोचा जाता है ये फंक्शन कैसा है। अब फंक्शन कैसा है, x है तो x में ही बनाओगे भाई y बराबर x का टर्म लिखाओगे तभी तो लिख पाओगे। ऐसे देखोगे तो इसमें x वाले टर्म बना पाना मुश्किल है। लेकिन इसी बात को अगर सब लोग सोचें तो कैसा लिख सकते हैं, ये समझो e को मैं इधर कर लेता हूं, तो अगर मैंने e को कर लिया तो ये 1/e और पाई को उधर कर लिया तो ये 1/पाई हो जाएगा कि नहीं। कौन बड़ा है कौन छोटा ये तो नहीं पता, लेकिन इस बात पे चाहे ये बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे बराबर हो, पावर को ऐसे इंटरचेंज कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे भाई। इसमें या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, यही तीन बातें होंगी कि नहीं। लेकिन पावर को इधर उधर ट्रांसपोज कर दो कि कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। अब इस चीज से जब पूरा नंबर एक ही टर्म में बन जाए, क्या पूरा नंबर एक ही टर्म में बन जाए, तो सोचो कि इसको fx में क्या लिख सकते हैं। तो हमने तुरंत ध्यान दिया कि इसको मैं fx में क्या लिख सकता हूँ, ये x है तो ये 1/x बन जाएगा कि नहीं। और अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कैसे कर लेंगे, ये जो वैल्यू लिखी है इसको e की पावर log x पे पावर 1/x लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये e की पावर, ये पावर में 1/x आगे कर लोगे, ये log x, और ये e की पावर log x अपॉन x। सब लोग ध्यान रखेंगे क्या, ये लाइन को ये लिख सकते हैं, इस लाइन को ये लिख सकते हैं, तो इस लाइन को ये लिख सकते हैं। यानी e की पावर में ये जो लिखा है इसको यही लिखा जा सकता है कि नहीं। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो जब e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही रहेगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया तो e की पावर। और अब चूंकि इस बात को ये लिख सकता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन से काम खत्म हो गया है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। और इसका डिफरेंशिएशन तो नीचे x², ये x फिर क्या होगा, log x का होगा कि नहीं होगा, और माइनस log x ये आ जाएगा। और अब ये log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, और ये log x ये आगे, ये से कट जाएगा। और अब सब लोग ध्यान करें तो f डैश x की जो वैल्यू बच रही है वो x पे पावर 1/x और नीचे ये क्या x², 1 माइनस क्या log x। अच्छा अब सबको एक बात तो पता है क्या, x² तो हमेशा प्लस होगा और ये रिजल्ट भी क्या होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा। नहीं समझे, हम समझ गए कि तुम नहीं समझे। अरे एक्सपोनेंट घातांक हमेशा धनात्मक होते हैं कि नहीं। अरे ये क्या है, एक्सपोनेंट लिखा है कि नहीं। अभी e की पावर x, a की पावर x, इसको एक्सपोनेंट बोलते थे कि नहीं। और दूसरी बात और पहुंच जाओ पुराने में, तो ये तुमको जो पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि ये तभी परिभाषित होगा जब a क्या होगा, पॉजिटिव।
तो यानी कि ये एक्सप्रेशन x की पावर 1/x क्या कभी माइनस हो पाएगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परिभाषित ही तभी होगा जब x ग्रेटर देन क्या हो? 0। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे कोई नंबर और पावर में 1/x कोई नंबर, तो कुल मिलाकर उसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव ही है। क्या कभी आगे माइनस साइन आ पाएगा? तो इसका मतलब कि ये रिजल्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग ये कर रहे हैं कि ये जानना चाह रहे हैं कि इसका dy/dx प्लस है कि माइनस, क्योंकि प्लस माइनस के हिसाब से ही तो काम कर पाओगे। अब यहाँ पे बचा क्या? इसके बारे में पता करना है, ये प्लस है कि माइनस। तो भैया कैसे पता लगेगा प्लस है कि माइनस? तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुमको एक सिंपल सा हम तरीका बता दे रहे हैं कि जिस नंबर को पता करना है, जिस नंबर को, उस नंबर से तुम पता कर लिया करो। अब जैसे मुझे पता करना है ई और पाई के बारे में, ई और अच्छा ई और पाई के बारे में, ये सबको पता है कि जब log 1 ही 0 होता है कि नहीं होता है? log 1 क्या होता है? इसमें कोई शक है? तुमको बस ये पता लग जाए कि log x की वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी। अगर log x 1 से बड़ा होगा तो माइनस, और log x क्या 1 से छोटा तो ये क्या प्लस बनेगा। यही तो पता करना है। तो मुझे ध्यान था log x का ग्राफ, किसका ग्राफ ध्यान था? log x। तो log x का ग्राफ ये रहता है, ये पॉइंट 1,0 होता है, ये log x। अब मुझे पता करना है पाई और ई के बारे में। तो भाई ई और पाई में तो इतना तो पता है ना कि पाई बड़ा होगा ई से, क्योंकि ई की वैल्यू कितनी? 2.71 हमने बोला अगर लेना हो तो, और पाई का मतलब कितना? 3.14। तो यहाँ पे ई यहाँ पे पड़ा, पाई यहाँ पे पड़ा। अब जरा सब लोग देख लो, ई से log ई ये मिलेगा, ये log पाई ये यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये सबको पता लग जाए कि log ई की वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी, तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं? अच्छा अब ये 1 से छोटी की 1 से बड़ी, तो तुमको ये सब सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं कि इसकी वैल्यू क्या बन जाए? 1। तो इसकी वैल्यू 1 कब बनेगी? बोलो बे। अरे सीधे log ई का वैल्यू ही 1 होता है। log ई का वैल्यू क्या होता है? 1। समझ गए? log ई की वैल्यू क्या 1 ही होती है। पता है कि नहीं पता है? जब कुछ नहीं लिखा था तो नेचुरल बेस होता है कि नहीं होता है? अब तो समझ में आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसको मिला के ये क्या है? 0। बात समझ गया कि नहीं? एक मिनट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 1। ये हो गया कि नहीं? अच्छा अब जब ये हो गया तो जरा देख लो इसमें पाई और ई के बारे में सोच लो, कौन सी वैल्यू? अब ये वैल्यू कैसे आएगी? माइनस आएगी कि प्लस आएगी? बोलो माइनस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्यों? क्योंकि हमें तो पाई ई से चेक करना है ना। अब ई की पावर 1/e, नहीं समझ में आया? अरे भाई हम तो इस इंटरवल में चेक कर रहे हैं कि नहीं चेक कर रहे हैं? तो मेरी जो भी वैल्यू होगी अब वो 1 से बड़ी होनी शुरू होगी कि नहीं होगी? और जब यहाँ की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा? माइनस। अभी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ई और पाई में कौन बड़ा है? पाई। और चूंकि ये फंक्शन, अब ये वैल्यू कैसी आ गई है? माइनस आ चुकी है कि नहीं आ चुकी? कैसी आ गई है? क्योंकि 1 से बड़ा हो गया तो ये वैल्यू कैसी होगी? माइनस। और जब माइनस हो गया तो फंक्शन ग्राफ कैसा हो गया? डिक्रीजिंग वाला हो गया कि नहीं हो गया? और जब ग्राफ डिक्रीजिंग हो गया है तो इसके ऊपर अगर एफ लगेगा, क्या लगेगा? एफ लगेगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बोलो। और जब ये हो गया तो इसका मतलब क्या था? ई की पावर 1/e ग्रेटर देन पाई की पावर 1/पाई, यानी कि ई की पावर पाई बड़ा होगा किससे? पाई पे पावर ई। तो इसमें कौन सी चीज कॉमन ली जाएगी? बोलो ई की पावर पाई। तो यानी कि यहाँ से जो आंसर निकाल के देंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर पाई, ये कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा क्या? पाई पे पावर ई अपॉन ई पे पावर पाई होल पे पावर n दिस। ये रिजल्ट सीधे क्या बन जाएगा? 0। और कुल मिला के इसका आंसर क्या है? ई की पावर पाई। बात समझिए कि नहीं? ऐसे इन दोनों नंबरों में कौन सा बड़ा हो सकता है? सीधे बताओ देख के। किस पे पता करना है? 20, 22, 20, 23। तो वो तो और आगे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो उसकी वैल्यू तो और ज्यादा 1 से बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब वो भी क्या होगा? माइनस। तो इसमें जब माइनस होगा तो कौन बड़ा नंबर मिलेगा? बोलो ये वाला ज्यादा बड़ा होगा कि ये वाला? ये हुआ कि नहीं हुआ? बोलो
इसके ऊपर f लगेगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी कि नहीं, तो ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 2022 और पावर में 2023 और फाइनल इसका आंसर फिर क्या बना देगा वो 0। बात समझ गया कि नहीं। अब नोट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में एक बात ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें पहले तक लोग ध्यान कर लो कि नंबर 1 कॉस n पाई का जो वैल्यू होता है वो -1 पे पावर क्या होता है n। ये बात सबको ध्यान रखनी होगी। अच्छा पावर क्या चल रही है 2m चल रही है, पावर क्या चल रही है 2m, तो यानी कि यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है cos, a पे पावर 2n वाला सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बात दिमाग में आ चुकी है। अच्छा पावर कितनी चल रही 2 चल रही है। अब जरा सब लोग ध्यान से सोचो कि cos कोई लिख दे cos स्क्वायर x, मान लो ये cos स्क्वायर थीटा कोई लिख दिया तो तुरंत सबको दिमाग में आनी चाहिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू यही होती है कि नहीं होती है। अच्छा अब ऐसे क्वेश्चनों की डीलिंग हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, इसको कहाँ पे चेक करो 1 पे चेक कर रहे हो कि नहीं, कहाँ पे चेक करो, तो यानी कि 1 पे जब हम चेक कर रहे हैं तो मेरे पास दो चीज़ें हैं। कौन सी दो चीज़ें, या तो एक से छोटा वाला केस बनेगा या फिर एक के बराबर वाला केस बनेगा, यही तो दो केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो अब जब एक के बराबर बनेगा या एक से छोटा, क्योंकि एक के बराबर बन जाएगा तो सीधे वो 2 बना देगा और एक से छोटा होगा तो ये वैल्यू क्या कर जाएगा 0 कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो अब मुझे यहाँ से सोचना पड़ेगा कि ये वैल्यू 1 कब होगी। अब सब लोग सबसे पहले सोचो, पूरी क्लास का एम ये हो चुका है कि क्या इसका वैल्यू 1 कब होगा ये सोचना, और तुरंत सबके दिमाग में बात आनी चाहिए इस रिजल्ट को ये 1 कब हो सकता है, ये 1 तभी हो सकता है जब n की जगह हम लोग 2k रख दें। n की जगह क्या रख दिया, और जैसे 2k रखोगे तो ये 2k पाई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अरे बोलो भाई, तो ये cos 2k पाई इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब जब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर तो अब ये तो ये बन जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 2 का कोई रोल ही नहीं क्योंकि पावर में 2 लगा हुआ है। पावर में क्या लगा हुआ है, और जब पावर में 2 लगा हुआ है तो जरा ध्यान से सोचो कि ये रिजल्ट -1 पे पावर 2n, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या बना रहेगा 1 बना रहेगा कि नहीं। कोई प्रॉब्लम। बस ये दोनों बातें सारी मैंने याद दिला दी, खत्म करते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हम सब लोग देखते हैं कि इस रिजल्ट में इसका आंसर +1 या -1 तभी बन पाता है जब वो n पाई के जैसा हो। कैसा हो, n पाई, पाई हाँ है। अब ये n बन जाए, n का मतलब क्या है इंटीजर, n का मतलब क्या है, अच्छा इंटीजर के अंदर 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 ये सब चल रहे होंगे कि नहीं चल रहे होंगे, कोई दिमाग में कोई डाउट। अब चाहे वो खाली प्लस का इंटीजर हो चाहे खाली क्या हो। अब दूसरी बात, इंटीजर में जब इंटीजर की मल्टीप्लाई होती तो क्या आता है इंटीजर, अरे 2 × 3 करोगे 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फैक्टोरियल लिखा है फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n की वैल्यू तो 1 × 2 × 3 × 4 अप टू ये कहाँ तक पहुँच जाएगी n। लेकिन इस पूरे का रिजल्ट अगर सब लोग कोई पूछना चाहे तो मैं इसको इंटीजर बोल सकता हूँ कि नहीं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये x क्या है भाई, अब ये x ऐसा होना चाहिए कि पाई तो बना रहेगा, क्या पाई तो बना रहेगा, और पाई के मल्टीप्लाई में जो लिखा, पाई के मल्टीप्लाई में ये लिखा है ना, ये रिजल्ट कैसा बना रहा है इंटीजर, और ये इंटीजर रिजल्ट तब बना रहेगा जब x कैसा होगा इंटीजर। लेकिन नहीं, थोड़ा और सोचो, इसको और जनरलाइज करो और व्यापक तरीके से सोचो। इंटीजर अच्छा किसके अंदर छुपा होता है, इंटीजर किसके अंदर छुपा होता है, इंटीजर छुपा होता है रैशनल के अंदर होता है कि नहीं होता है।
अरे 2 लिखे हो तो 2/1 है रैशनल कि नहीं? तो यानी कि यहाँ पे जो x होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? q का मतलब क्या? रैशनल, परिमेय। और जैसे तुमने सोचा कि रैशनल है तो ये x बराबर p/q का फॉर्म होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब यहां से खेल और शुरू होगा। पाई x फैक्टोरियल n। मैं एक बात लिखता हूं, जरा बताना कि जो मैं लिख रहा हूं, सोच रहा हूं, क्या वो सही है? ये इसमें बीच में q आ गया, तो ये q क्यों आ चुका है? क्या q इसके बीच में पड़ेगा? इन नंबर के बीच में कहीं q पड़ेगा? कैसे? क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी ये दिया ही इसीलिए गया है। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी नहीं लिखा होता तो q बीच में पढ़ भी सकता था, और तो ये कट गया। और अब ये और ये सब मिलके क्या मिल गए? इंटीजर मिल गए कि नहीं मिल गए? तो जब ये मिल गया क्या? इंटीजर, और साथ में क्या मिल गया? पाई। बात हो गया कि नहीं? और जब ये इंटीजर पाई होगा तो cos पाई x फैक्टोरियल n और होल पे पावर 2m, इसका रिजल्ट हमेशा कितना आएगा? 1। कोई प्रॉब्लम? और याद करो, इसका रिजल्ट 1 है और पावर में इन्फिनिटी लगा है, तो भी उसका रिजल्ट क्या होगा? तो फाइनल इस लिमिट का आंसर कितना? तो कितना? 2। आया समझ में कि नहीं? तो याद रखना इसका आंसर क्या है? जब रैशनल होता है तो क्या? 2। और दूसरा केस, अब क्या हो गया? रैशनल है q, अब क्या हो जाएगा? रैशनल नहीं, यानी कि इरैशनल, मतलब अपरिमेय। और जब अपरिमेय होगा तो कभी भी ध्यान करो x अब p/q के फॉर्म का तो है नहीं, तो इसका मतलब इस वाले टर्म में कभी वो पड़ेगा। और जब वो पड़ेगा नहीं, क्या ये ऐसा कभी बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। तो जब वो बन नहीं पाएगा तो क्या कभी वो 1 हो पाएगा? और जब 1 नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब cos पे पावर 2m पाई x इंटू फैक्टोरियल 1 हमेशा 1 से क्या बना रहेगा? छोटा। और इसके बीच में बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? बोलो, अरे बोलो भाई। और जब ये बना रहेगा तो डेसिमल नंबर, और ये डेसिमल नंबर पे पावर कैसा बन जाएगा? ये इन्फिनिटी। और जैसे ही बना तो तुरंत पूरी क्लास के दिमाग में बात आ गई कि इसका वैल्यू क्या कर जाएगा? वो 0। अब जाके ये टाइप खत्म हुआ। तो इसमें देखने में ये ऐसा छोटा सा दिखता है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन खेले जाते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन का पैटर्न इस टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये आर्टिकल जो है ना एडवांस के लिए एक्सट्रीम लेवल पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये हुई लिमिट। अब इसके आगे की लिमिट हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना? ठीक भाई, नोट कर लेंगे इसको इधर। आज हम लोग का जो टॉपिक था लिमिट में, हम लोग को किसका एप्लीकेशन स्टार्ट करना है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन किस तरीके से चलेगा वो बात हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक बात याद करो, जैसे किसी सीरीज़ का सम निकालना होता था तो उसका मतलब क्या होता है? t1 प्लस t2 n टर्म का अगर मैं सम निकालता था तो उसका मतलब यही होता था कि नहीं? और इसी बात को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या इसको सिग्मा tn भी लिख देते थे कि नहीं? और इसी बात को अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिग्मा tr मैंने लिख दिया और r की वैल्यू 1 से लेकर r की वैल्यू n तक कर दी, तो कोई फर्क पड़ा क्या? तो अब जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनमें दो बातें होंगी, एक तो उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा? टू इन्फिनिटी। और दूसरा उसमें दो चीज़ें होंगी, एक जिसमें वैल्यू बदल रही होगी, दूसरे वो टर्म होंगे जिसमें n लिखा होगा। क्या लिखा होगा? n। तो जो वैल्यू बदल रही होती है उसको हम लोग हमेशा किससे लिखेंगे? r से। क्या लिखेंगे? r से। और एक तरीके की ये सीरीज मुझे दे दी जाएगी, क्या दे दी जाएगी? सीरीज। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं उस सीरीज का rth टर्म निकालूंगा। क्या निकालूंगा? rth टर्म। अब ये क्वेश्चन ऐसे कुछ दिखेगा हम लोग को, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा, ठीक। अब r की वैल्यू शुरू कहाँ से होगी, खत्म कहाँ होंगी, इसमें कुछ नहीं दिखेगा। ये सब कहाँ दिखेगा? क्वेश्चन में दिखेगा। किस में दिखेगा? क्वेश्चन में।
अब सबसे पहले सीरीज का हम लोग क्या निकालेंगे, rth टर्म। जब rth टर्म निकाला जाएगा तो इसके अंदर हमेशा दो टर्म होंगे, एक r का होगा और एक क्या होगा, n का होगा। किसका होगा, एक r का और एक n का। और यहाँ से मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए कि r की वैल्यू अल्फा से शुरू हुई होगी और बीटा पे खत्म हुई होगी। कहाँ से शुरू होगी, r से, अल्फा से शुरू, बीटा पे खत्म। और ये जो rth टर्म है इसको मैं फिर कैसे लिखा करूँगा, सिग्मा r इक्वल टू अल्फा से r इक्वल टू बीटा। और ये जो पूरी वैल्यू लिखी गई है इस वैल्यू को हमेशा हम लोग बदलेंगे, हमेशा बदलेंगे 1/n और फंक्शन के अंदर r/n में, किसमें 1/n और r/n। और उसके बाद होगा क्या, ये पूरी वैल्यू बदल जाएगी इंटीग्रेशन a से b में fx dx में। अब कैसे बदलेगी वो हम लोग जान लेते हैं। तो वो बदलेगी ऐसे कि r/n बदलता है x में, 1/n बदलता है dx में। r/n बदलता है किसमें, x में, 1/n बदलता है किसमें, dx में। और ये कैसी वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू है। तो ये a इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या यहाँ पे लोअर लिमिट, तो r कहाँ से लोअर शुरू हो रहा है, अल्फा से, तो अल्फा/n। b इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, b कहाँ से शुरू हो रहा है, बीटा, तो बीटा/n। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा, ये बदलता है इंटीग्रेशन में। ये किसमें बदलता है, इंटीग्रेशन में। तो इस तरीके से ये काम होता है। अब ये क्वेश्चन कैसे दिखेगा, जैसे लिमिट हमने लिख दिया n टेंस टू इन्फिनिटी 1/na प्लस 1/na प्लस 1 प्लस 1/na प्लस 2 प्लस 1/na प्लस 3, और ऐसे करते करते 1/nb ये लिख दिया। अब एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। मैंने सबसे क्या बोला कि जो वैल्यू बदल रही होगी इसको r से लिखेंगे। अब देखो बदल क्या रहा है, क्या नहीं बदल रहा वो भी देखो, ऊपर 1 1 1 1 सब में चल रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ कैसे हुई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा लिखा, ऊपर सब में 1 चल रहा है इसलिए हमारा भी क्या जाएगा 1। फिर नीचे क्या है na 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 na, तो ये na ऐसे ही रहेगा। अब बदल रही वैल्यू तो na प्लस 0 na प्लस ऐसे। अभी हाँ b नहीं बोलोगे, यही तो बात सोचनी है, यही बात सोचनी है। अब r की वैल्यू अगर कोई शुरू करेगा तो कहाँ से शुरू करेगा, 0 से, खत्म कहाँ करेगा। अच्छा अब ये ध्यान रखेंगे na तो यहाँ लास्ट में जो लिखा है इसमें भी क्या होना चाहिए na। तो तुमको ये सोचना होगा कि मैं यहाँ पे r की जगह पे क्या रखूं कि केवल nb बचे। तो यहाँ बताओ r की जगह क्या रखा जाए, तो r की जगह अगर हम लोग nb माइनस na रख देंगे तो यही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो r की वैल्यू ऐसी रखनी कि जिससे पहला टर्म, बीच के सारे टर्म और लास्ट का टर्म ये आपस में क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई प्रॉब्लम इसमें। और यहाँ से n कॉमन हो गया तो कितना बचा b माइनस a। और फिर हमने क्या बताया, पूरी वैल्यू को किस में बदलना, r/n में। किस में बदलना है, तो r/n में बदलने के लिए यहाँ से n को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन। तो n को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r बराबर 0 से n b माइनस a, और ये बन गया। और जैसे ही ये बना तो तुरंत पूरी क्लास के दिमाग में बात आ जाएगी, क्या r/n बदल जाएगा x में, 1/n बदल जाएगा किसमें, dx में। और दूसरी बात क्या, अब ये बनेगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहाँ से, a से b। तो सबसे पहले a की वैल्यू, तो a क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, नीचे n ही रहेगा और ऊपर क्या फार्मूला, अल्फा से शुरू हुआ था तो अल्फा। तो यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, तो इसलिए 0। लेकिन 0 बटे कुछ भी लिखोगे तो फाइनल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब b देख लो, तो b की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, अब ऊपर क्या चल रहा है n और नहीं b माइनस ए और अपॉन में कितना n, कैंसिल हो गया तो दिस हो गया, तो यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई b माइनस ए, और ये पूरा क्वेश्चन dx अपॉन a प्लस एक्स, और एक सिंपल इंटीग्रेशन बन गया। ये कौन सा फार्मूला बन गया, तो ये यहाँ पर dx अपॉन अगर ax प्लस b होता था तो 1 अपॉन a log ax प्लस b बन जाएगा, तो फाइनली ये log a प्लस एक्स, और यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी हो गई 0 और अपर b माइनस है। अब x की जगह ये वैल्यू रख दोगे तो फाइनली ये log a प्लस b माइनस ए माइनस log a प्लस 0, ये से कट जाएगा, बचेगा कितना log b माइनस log a, ये a लिखा हुआ है, और log m अपॉन n, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा log b अपॉन a। अब ये पहले एक क्वेश्चन नोट करते तो और आगे क्वेश्चन करते हैं। ये मान के चलो इस आर्टिकल का एक क्वेश्चन मेंस में और एक क्वेश्चन एडवांस में कंफर्म रहता ही रहता, आएगा ही आएगा, पूरी लिमिट पढ़ ली उसका एक क्वेश्चन, और खाली किसका क्वेश्चन, नोट करेंगे इसको, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, एक बार फिर से क्वेश्चन में पूरी बात समझ लेते हैं। देखो एक तो लिमिट n टेंस टू क्या रहेगा इन्फिनिटी, सारी चीज़ें प्लस में रहेंगी, प्लस में इसलिए रहना जरूरी क्योंकि तब अगर प्लस में नहीं होगा तो क्या सिग्मा में लिख पाएंगे, क्या सिग्मा का मतलब ही क्या है प्लस, तो इसलिए सबको प्लस होना जरूरी है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब इस पूरी बात को हम लोग सिग्मा में लिखेंगे। हमने कहा जो चीज़ n से लिखी गई वो n ही रहेगी, जो वैल्यू बदलती है उसको क्या r, n n n ये सब में चल रहा है, तो इसका मतलब आखिरी वाले में भी n ऊपर ही होगा, ठीक। उसके बाद फिर देखो नीचे n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी नीचे जो चीज़ चल रही होगी कैसे चल रही होगी n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब r की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही 1 से, तो यानी r की वैल्यू 1। अब खत्म कहाँ हो रही, तो खत्म ऐसी जगह करनी कि अगर मैं r की जगह वैल्यू रखूं तो रखने पे खाली ये बचे, तो जरा सोचो क्या रखा गया होगा r की जगह, r की जगह क्या रखोगे, यहाँ रख के देख लो, तो r की जगह क्या रखोगे n, और जैसे n रखोगे तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, और एक कट जाएगा तो याद आएगा कि नहीं याद आएगा, तो ऐसे चेक करना रहा करेगा। अब इसका कोई रूल तो है नहीं, हर क्वेश्चन के हिसाब से क्या होती जाएगी बदलती जाएगी। अब उसके बाद जब ये लिख जाएगा तो उसके बाद हमने बोला कि इस पूरी वैल्यू को बदला जाएगा किसमें r बाई n में, तो r बाई n में बदल लो, ये n हो गया तो इसको कॉमन कर लिया 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये कट जाएगा। और अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बराबर g 1 से लेके कहाँ तक n तक 1 अपॉन n 1 प्लस r अपॉन n इसका स्क्वायर, और जैसे इसको देखा तो ये 1 अपॉन n किस में बदल जाएगा dx, ये किस में बदल जाएगा x। और अब लिमिट निकाल लेते हैं, तो ये a बराबर कितना होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, नीचे क्या है 1 अपॉन n, तो जैसे ही इसमें लिमिट रखूँगा n की जगह इन्फिनिटी तो वैल्यू क्या रहेगी 0, और b की वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n कट गया तो b का वैल्यू कितना रहेगा 1, तो ये बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। और याद करो ये tan इनवर्स का x का फार्मूला था, तो ये tan इनवर्स x और लिमिट 0 से 1, तो ये tan इनवर्स 1 माइनस 0, और tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू π/4, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या 0। बात क्लियर हुई। और अब एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, तब तक इसको नोट करेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 पे पावर p प्लस 2 पे पावर p प्लस 3 पे पावर p n पे पावर p अपॉन n पे पावर p प्लस 1, ये लिखा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, एक बार और समझाता हूँ मैं क्वेश्चन को।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो वैल्यू लिखी गई है, अगर सब लोग ध्यान से देखें तो फिर से ये सिग्मा में चल रहा है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा। अच्छा, वैल्यू जो बदल रही हो तो इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने आर, आर पे पावर पी और नीचे क्या हो जाएगा एन पे पावर पी प्लस 1। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखें तो आर की वैल्यू कहाँ से चली 1 से कहाँ तक एन तक, तो ये आर का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चला जाएगा एन। और अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर देखा जाए आर का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक एन तक, तो ये आर पे पावर p अपॉन एन इंटू एन पे पावर p बन जाएगा कि नहीं। और r अपॉन n को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पर r बराबर 1 से लेकर r बराबर n, 1 अपॉन n r अपॉन n होल पे पावर p बन जाएगा कि नहीं। और जैसे ये बन गया तो तुरंत फिर वही बात कि r अपॉन n बदल जाएगा x में, 1 अपॉन n किस में बदल जाएगा dx। लिमिट 1 और n है तो सीधे पता है कि 0 और 1 आ जाएगी, 1 है और n, तो 0 से लेके कहाँ तक बन जाएगी 1। ठीक वही बन गया कि नहीं बन गया यहाँ ला, तो इसलिए सीधे इसमें लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 x पे पावर p dx, और इसका इंटीग्रेशन x पे पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1, 0 से 1, नीचे ये एलसीएम बाहर आ जाएगा और फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन p प्लस 1। नोट कर लेंगे इसको, फिर और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और दूसरा कि इस क्वेश्चन से हम लोग को बहुत सीखने को भी मिलता है। जरा देखो इसमें सिग्मा तो लगा ही हुआ है और दूसरा सिग्मा इधर रखेंगे सब प्लस है प्लस है प्लस है, तो उस प्लस वाला तो सिग्मा भी चलेगा। अब वैल्यू कैसे चल रही ध्यान से देखेंगे 1 2 3 कहाँ तक जा रही है n, तो जो वैल्यू बदलती है वो क्या हो गई r। और इस 1 के साथ फिर ये सिग्मा है, ये सिग्मा 2 के साथ सिग्मा, 3 के साथ सिग्मा, यानी एक सिग्मा और है। अब वो सिग्मा कैसे चल रहा है, नीचे k की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है 1 से, सब में 1 है 1 है 1 है, और अंदर क्या है इधर ध्यान से देखेंगे सब लोग k k k, तो यहाँ पे हम लोग का भी क्या चलेगा k। लेकिन k की वैल्यू 1 से लेके बार बार बदल रही है, तो ऊपर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि k की वैल्यू चलेगी कहाँ तक। तो जब k की वैल्यू 1 2 3, तो देखो एक बात सब में फिक्स हो रही है, ऊपर n चला रहा है कि नहीं चला रहा है, तो यानी n तो हमको भी चलाना पड़ेगा। लेकिन n के आगे क्या, तो जरा ध्यान देखना 3 है तो 2, 2 है तो 1 है तो 0, यानी कि जितना नंबर लिखा उससे एक नंबर वो क्या कर रहा है कम। तो नीचे कितना लिखा r, तो उससे एक कम, ठीक। और बाकी ये जो बाहर वाला सिग्मा है ये कहाँ से 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है n तक, तो यानी r की वैल्यू कहाँ से 1 से 1 रखोगे, r की जगह जैसे ही 1 रखोगे तो पहला वाला टर्म मिल जाएगा कि नहीं। r के लिए 2 रखोगे तो 2 यहाँ रखा, मिल गया कि नहीं मिल गया। r की वैल्यू 3, ये मिल गया कि नहीं मिल गया। और कहाँ तक ये r जा रहा है n तक, क्यों r की जगह जैसे ही n रखोगे, r की जगह क्या रखा n, तो यहाँ n हुआ और यहाँ पे रखा तो कट गया, तो k का वैल्यू 1 से लेके k, यानी k की वैल्यू सिर्फ क्या है 1, और कितने टर्म है सिर्फ एक, इसीलिए वो इनटू में एक लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या चीज लिखी है, यहाँ पर ध्यान देना, क्या ध्यान देंगे, देखो इधर सिग्मा किस में चल रहा है बेटा, ये वाला r में, किस में चल रहा है, तो इसलिए n कैसा काम करेगा कांस्टेंट। भाई सिग्मा जिसमें चलता है उस वाले टर्म को छोड़कर बाकी के टर्म कैसा काम करता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे सिग्मा r बराबर 1 से लेके कहाँ तक n, और n पे पावर 4, ये वाला r तो ऐसे रहेगा, और ये वैल्यू k की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3, और करते करते कहाँ तक चली जाएगी, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो n माइनस r प्लस 1 तक जाएगी कि नहीं। और ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं का योगफल। और इसकी वैल्यू क्या होती थी सिग्मा n की, भाई सिग्मा n की वैल्यू क्या लिखते थे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 लिखते थे कि नहीं।
याद आया कि नहीं याद आया? तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हम लोग को, नहीं ध्यान आया? अरे भाई इस लाइन का मतलब ही तो है 1 + 2 + 3 कहाँ तक? n तक। तो n है तो यहाँ n लिखा, n की जगह यहाँ ये लिखा है, तो ये 1/4 r और यहाँ पे बदल गया तो n - r + 1 इंटू एक ज़्यादा हो जाता है तो n - r + 2/2 और सारी वैल्यू किस में लिखी नीचे? r/n। तो इसलिए यहाँ से n क्या कर लिया जाएगा? कॉमन। और अब बचेगा क्या? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बराबर 1 से लेके r बराबर n। यहाँ से n कॉमन हो गया, यहाँ से n कॉमन हो गया। तो यहाँ तक तो जो हमने पढ़ा है वही बात थी। अब सीखने वाली बात ये है कि हमने कहा 1/n, क्या बोला है? वो dx में बदलता है, तो ब्रैकेट के अंदर dx में थोड़ी बदल जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 2/n भी लिखा है। तो यहाँ से देखो जरा ध्यान से, एक n और एक n कट जाएगा तो यहाँ n² बचेगा कि नहीं? तो देखो एक n इस r के साथ चला जाएगा तो r/n बन जाएगा, और एक n बचेगा तो वो 1/n। तो जो बाहर 1/n तो dx, लेकिन ब्रैकेट में जो, तो सब लोग ध्यान रखेंगे जब ब्रैकेट के अंदर जो बनते हैं ऐसे वाले, उसमें लिमिट पुट कर दी जाती है। तो जैसे यहाँ लिमिट पुट करोगे तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू भी क्या? बस ये बात सीखनी थी हम लोग को। 1/n बाहर रहेगा वो dx में बदलता है, जो अंदर रहेगा उसमें लिमिट पुट हो जाएगी। और अब हमारे पास क्या बचेगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r = 1 to n, और ये 1/n r/n, और ये जो बाहर ये 2 लिखा है इसको मैं लिमिट से बाहर ही कर दे रहा हूँ सीधे, क्योंकि कांस्टेंट है। तो बचेगा कितना? ये 1 - r/n, दूसरा वाला भी यही बचेगा कि नहीं बचेगा? और अब लिमिट 1 है तो क्या आ जाएगी? नीचे वाली लिमिट 0, ऊपर n है तो क्या आ जाएगा? 1। ये किस में बदला? x, ये किस में बदला? ये किस में बदला? ये किस में बदला? तो यहाँ x 1 - x 1 - x, और ये क्या हो गया? dx। और अब ये 1/2 0 से 1x। अब चाहो तो यहाँ प्रॉपर्टीज लगा दो, तो सीधे की, वरना तो होल आप स्क्वायर ओपन करोगे, उसकी जगह सीधे की याद था ना इंटीग्रेशन का, और ये लिखा हो तो इसको 0 से a f - x dx लिख सकते थे कि नहीं? एक ही बार में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जैसे लगाओगे यहाँ पर, पहले वाले में 1 - x और दूसरे वाले में ये लगाया, तो ये इससे कट जाएगा, खाली क्या बच जाएगा? x। और अब यहाँ पे बेटा ये x से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x - x³ dx बना कि नहीं बना? अरे भाई ये x² रहेगा, और ये x से ये x से, और ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ से जब सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 इस x का इंटीग्रेशन x² 2, और अब 0 से 1, तो यहाँ 1/2 लिमिट पुट करी 1/2, यहाँ दिस, और 0 में तो 0 हो ही गया, तो ये कितना देगा? 1/2, और यहाँ कितना बच जाएगा अंदर? 2, 1/4, ये हो जाएगा कि नहीं? कितना अंदर आ गया? हाँ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें? इसको चेक कर लेंगे एक बार। इसको यहाँ से x² हुआ था तो अंदर भेजोगे तो यहाँ x², यहाँ क्या बनेगा? x³। इसको सही कर लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, यहाँ वैल्यू रखोगे तो 1/24, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी लिमिट का जो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन का एक और फॉर्मेट है। इस बार देखो ये सारी चीज़ें लिमिट किस में हो गई? मल्टीप्लाई में। दो चीज़ें पहचान लेना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ऊपर पावर में n से चल रहा है, ठीक। तो इस सीरीज को कैसे सॉल्व करोगे? जब तक प्लस नहीं होगा तब तक तो सिग्मा बनेगा नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या ले लिया जाता है? लॉग। अब जैसे इसको लॉग लेंगे तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
और यहाँ पे क्या बन गया, log फैक्टोरियल n दिस। तो log a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n log फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n। और जो फैक्टोरियल n है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो log 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n और नीचे n पे पावर n, तो n इंटू दिस अप टू n तक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अरे भाई n की मल्टीप्लाई n बार होगी तो याद आएगा कि नहीं आ जाएगा। और अब यहाँ पे ध्यान देखो कि log कौन सा प्रॉपर्टी, log m इंटू n बराबर क्या होता था, log m प्लस log n। तो मैं इस पूरी बात को अगर लिखना चाहूँ, पहला क्वेश्चन इसलिए सीधे लिख दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन से मन में सोचना, एक ही बार में लिखा करेंगे। 1 अपॉन n प्लस log 2 अपॉन n log 3 अपॉन n, ऐसे करते हुए log n अपॉन n, ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा। और जैसे इसको हम लोगों ने देखा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ये क्या बन गया सिग्मा। और अब क्या बचा log, ये क्या आ जाएगा r बाई n, और r का वैल्यू कहाँ से चला, 1 से लेकर n तक। सिग्मा किस में चल रहा, r में, तो इसलिए कैसा काम करेगा, कांस्टेंट। तो इसको अंदर ले लेते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा log a और जैसे इसको देखा तो तुरंत दिमाग में बात आ गई, क्या ये r बाई एन बदल जाएगा किसमें, x में, 1 अपॉन n बदल जाएगा क्या। और अब इसमें लिमिट लगा लेते हैं, तो log a बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 क्या हो जाएगा, log x इंटू डी एक्स। और जैसे log x इंटू डी एक्स देखा तो तुरंत ध्यान आ गया कि इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा। हाँ, तो 1 इंटू इसमें ले लिया जाएगा और लगा दिया जाएगा क्या, बाई पार्ट, हंसा लगा देंगे, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ गया, log a फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और टोटल का इंटीग्रेशन। तो ये log x 1 का इंटीग्रेशन क्या, x 0, और ये 0 से 1 log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, यहाँ 1 का क्या हो जाएगा, x। तो ये फाइनल, ये log a इक्वल टू ये x आगे आ जाएगा, तो x इंटू log x, और ये तो इससे कट जाएगा। और अब यहाँ से लिमिट रख देते हैं, ठीक। अब log 1 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, गलत बेटा, गलत इसलिए क्योंकि 0 और log 0 की वैल्यू हमने क्या बताई थी, इन्फिनिटी, और 0 इंटू इन्फिनिटी क्या, इनडिटर्मिनेंट, इसको अलग से लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू log x, और जब ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म था तो हमने कहा था log को नीचे नहीं लाना है, तो ये इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे, ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो लिमिट x टेंस टू 0 log x 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और लिमिट जैसे पुट करोगे ये क्या बन जाएगा, 0। और अब log a 0, उसका वैल्यू भी क्या आ गया है, 0। और अब बचेगा सिर्फ क्या, log a बराबर कितना, -1। और फिर हम लोग को ध्यान है log के बेस में कुछ नहीं दिया जाता तो क्या बना, e,
तो यानी कि log x बेस a बराबर y, तो x बराबर क्या a पे पावर y, तो a बराबर e की पावर क्या -1। ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, तब जाके ये टाइप पूरा खत्म हो जाएगा, नोट करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही बार में सब लोग लिखेंगे इसका रिजल्ट। ये a हो गया, इसको हमने क्या किया था, इसको log a लिया था। अब ध्यान से सोचेंगे सब लोग, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो ऐसे रहेगी, इधर ध्यान देंगे, जैसे ही log लेके पावर में 1/n है, ये आगे आ गया था कि नहीं, अब ये n पे पावर n है, तो सबके साथ एक n एक n एक n एक n चला होगा कि नहीं, और उसके बाद फिर इसके क्या ऊपर लगा होगा log, और log m प्लस log n वाला फार्मूला चला कि नहीं चला, तो यहां से पूरी वैल्यू क्या रहेगी सिग्मा, और log में क्या लिखोगे log n, और जो बदल रहा है वो क्या नंबर होता है r, और नीचे सब में एक एक n आया है कि नहीं आया है, और r की वैल्यू कहां से कहां तक 1 से लेकर n तक, बात समझ में आ गई कि नहीं। और फिर इसको 1/n को अंदर ट्रांसफर कर लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, r का वैल्यू 1 से n, 1/n log 1 प्लस r बाई n, और अब ये सीधे कहाँ बदल जाएगा इंटीग्रेशन में। पहला था क्वेश्चन इससे पहले वाला, इसलिए इतना लिखवा के बताया, अदरवाइज ये सीधे लिखा जाता है, फालतू टाइम नहीं वेस्ट किया जाता है। तो ये सिग्मा, ये क्या हो गया 0 से कहाँ पहुँच गया 1, ये क्या बन गया log, अब क्या बन जाएगा 1 प्लस x, और ये क्या 1/n, ये क्या बदल गया dx, ये तो x था ही था, और अब फिर से वही इनटू में 1 ले लिया जाएगा कि नहीं, बाई पार्ट लग जाएगा, तो log a फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, टोटल का इंटीग्रेशन log a, ये 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x इंटू log 1 प्लस x, और इधर x हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं इधर वाले में, और x की जगह 0, इसका इंटीग्रेशन सीधे बन जाएगा क्या, अरे इस वैल्यू को अगर लिखना चाहें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एलसीएम ले लोगे तो यही ऊपर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा log 2, log a बराबर log 2, और यहाँ से ब्रैकेट अलग अलग कर लोगे, 0 से 1 dx प्लस 0 से 1 dx अपॉन x प्लस 1, सीधा इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा, log 2 ये क्या x बन जाएगा, ये फिर से log बन जाएगा, ये 0 से 1। अब यहाँ पे लिमिट रख देते हैं, log a log 2 माइनस जीरो प्लस 1 log a, ये log 2 माइनस 1 प्लस log 2, और log 1 की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0, ये दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, तो log a और क्या बन जाएगा 2 log 2 और माइनस 1, और 1 को फिर से क्या लिख दूंगा log e, और इस 2 को पावर में भेज दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तो a की वैल्यू लिखनी है ना बेटा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ log e, तो log a बराबर ये कितना आ जाएगा log 4/e आ जाएगा कि नहीं, log m अपॉन n का फॉर्मूला, और दोनों साइड से log हट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 4/e। तो ये हो गया इंटीग्रेशन बेस्ड लिमिट, और इसमें खास तरीके का क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन बता के तब ये जाके पार्ट खत्म करते हैं, नोट कर लेंगे पहले इसको। देखो इधर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यही a है तो मल्टीप्लाई में सब कुछ लेना तो पड़ेगा log, अच्छा जैसे इस पे ध्यान से देखो log चला होगा, कैसे चला होगा log, फिर यहाँ log, ये प्लस में हुआ और ये पावर में आगे आया कि नहीं आया, कैसा दिख रहा होगा बताओ, सिग्मा प्लस की वजह से,
दूसरा कैसे, इसमें पावर 1 है तो आगे आया, इसमें पावर 2 है, ये फिर पावर 1/3 है, तो एक आगे पावर 1/r बनना होगा कि नहीं, और दूसरा फिर क्या बना होगा log 1 + r/n, और r का वैल्यू कहाँ से शुरू हुआ 1 से, कहाँ खत्म होगा n। अब यहां पे क्या करोगे, आप जानते हो क्या समस्या है क्या, अरे ये 1 तो जो है सीधे तुम 0 बना दोगे, ये 1 बन जाएगा, ये x बन जाएगा, dx कहाँ है मेरे भाई, तो dx कहाँ है, ए यहाँ है, इसको 1/n और दिस ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, तो अब ये क्या बन गया x और ये क्या बन जाएगा, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा 1/x log 1 + x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, तो भाई साहब इसका इंटीग्रेशन करने का कोई तरीका ही नहीं है, क्यों, तो इंटीग्रेशन किसका होता है, किसी का भी थोड़ी हो जाता है, डिफरेंशिएशन के बाद जो आंसर आता है उसका होता है। अब मैथ में ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है कि जिसका तुम डिफरेंशिएशन करो उसका आंसर ये आए, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब ऐसी जगह जाके फंस गए तो कैसे करना है, तो आखिरी रास्ता क्या, जो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई वाले जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ये सिर्फ एडवांस के लिए, मेंस में से कोई मतलब नहीं है, तो ये 1/x, तो फिर उस केस में इसको एक्सपेंशन से किया जाता है, विस्तार से किया जाता है, तो इसका एक्सपेंशन क्या x - x²/2, ये ऐसे चलता जाएगा, और अब ये वाला x अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और फिर ये इसका स्क्वायर नीचे, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये x का क्यूब नीचे क्या 3 का स्क्वायर, x पे पावर 4 नीचे क्या 4 का स्क्वायर, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और लिमिट 0 से 1। अब इसमें लिमिट रख दोगे, और जैसे ही लिमिट रखोगे क्या होगा log 1a क्या 1 - 1/2 स्क्वायर, और फिर याद करो हमने एक खास एक्सपेंशन लिखाया था कि नहीं लिखाया था, तो ये इस पूरी की वैल्यू जो है वो क्या होती है π²/12, और अब बचा क्या a की वैल्यू, तो e बराबर π²/12। अब जिसको ये याद नहीं वो कुछ इसको सॉल्व, और जिसको ये नहीं पता वो भी नहीं कर सकता, वो 4 खास एक्सपेंशन जो लिखाए हैं लास्ट के वो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए लिखाया गया था, और किसी क्वेश्चनों में वो नहीं मिलेगा, इन्हीं पे ही मिलेगा, तो अब जाके इंटीग्रेशन से लिमिट का काम पूरा कंप्लीट हुआ, नोट कर लेंगे।